Hello, my dear students. How are you all? I hope that you are happy, healthy, and fantastic. You are welcome to Symbolic Education. Symbolic Education में आपका स्वागत है. My dear students, in today's class we are going to study our poem number 8 on killing a tree. आज इस क्लास के अंदर हम अपनी पोएम नंबर 8 को पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है ऑन किलिंग अ ट्री. यह पोएम आपकी 9th क्लास की बुक इंग्लिश बिहाई में से ली गई है. यह कविता एक संवेदनशील कविता है. यह एक कविता पेड़ों की हत्या के बारे में लिखी हुई है. तो अब एक पेड़ की हत्या के विषय में सारी बातों को ध्यान में रखते हुए कि एक पेड़ को ख़त्म कैसे किया जाता है, एक पेड़ की हत्या कैसे की जाती है, कवि ने उन सारी बातों को एक कविता के रूप में हमें समझाने की कोशिश की है कि एक पेड़ की हत्या के बारे में क्या क्या बातें सामने आती है. तो आइए शुरू करते हैं इस कविता को. सबसे पहले इसका नाम है ऑन किलिंग अ ट्री, यानी कि एक पेड़ की हत्या. तो लेते हैं इस कविता की आउटलाइन. तो इसके अंदर लिखा हुआ है कि यू मस्ट हैव ऑब्जर्व पीपल कटिंग डाउन ट्रीज, यानी कि आपने लोगों को अवश्य ऑब्जर्व किया होगा, आपने लोगों को अवश्य देखा होगा पेड़ों को काट कर नीचे गिराते हुए. बट किंतु कैन दे किल अ ट्री, क्या वे एक पेड़ की हत्या कर सकते हैं? इज इट ईजी टू डू सो, क्या ऐसा करना बिल्कुल आसान है, क्या यह एक आसान कार्य है? लेट्स रीड द पोएम, आओ इस कविता को पढ़ते हैं एंड फाइंड आउट, और पता लगाते हैं, आगे देखते हैं कि व्हाट द पोएट सेज ऑन किलिंग अ ट्री, और ये देखते हैं कि कवि पेड़ों की हत्या के बारे में क्या कहते हैं. तो इस कविता का पहले स्टेंजा के अंदर लिखा हुआ है कि इट टेक्स मच टाइम टू किल ए ट्री, एक पेड़ की हत्या करने में बहुत समय लगता है. इट टेक्स मच टाइम, बहुत समय लगता है, टू किल ए ट्री, एक पेड़ की हत्या करने में. नॉट अ सिंपल जैब ऑफ द नाइफ विल डू इट, इसमें कवि बताना चाहते हैं कि नॉट अ सिंपल जैब ऑफ द नाइफ, यानी कि चाकू के एक साधारण प्रहार से भी कुछ नहीं होगा. यानी कि अगर चाकू को इसके अंदर चुभाया जाएगा, यानी कि इसके अंदर गड्ढे किए जाएंगे चाकू की सहायता से, तब भी यह नहीं मरेगा, तब भी इससे कुछ नहीं होगा. इट हैज़ ग्रोन स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ, यह धीरे धीरे बड़ा हुआ है. कंज्यूमिंग द अर्थ यानी कि धरती को कंज्यूम करते हुए, यानी कि धरती का उपभोग करते हुए ये बड़ा हुआ है. यानी कि कवि ये बताना चाहते हैं कि चाकू के साधारण प्रहार से भी इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि यह धरती का उपभोग करते हुए, यानी कि धरती को प्रयोग करते हुए धीरे धीरे बड़ा हुआ है और उससे बाहर निकला है. फीडिंग खाते हुए, यानी कि ग्रहण करते हुए, अपॉन इट्स क्रस्ट, यानी कि जो धरती की ऊपरी सतह होती है उसको बोलते हैं क्रस्ट. इसकी ऊपरी सतह को ये खाते हुए, यानी कि उसका उपभोग करते हुए ये बड़ा हुआ है. एब्जॉर्बिंग ईयर्स ऑफ सनलाइट, और वर्षों तक इसने धूप को सोखा है. एयर, हवा को लिया है, और पानी को भी लिया है. तो फिर ये इतना आसान नहीं है कि हम इसको चाकू के किसी भी प्रहार से नष्ट कर सके. एंड आउट ऑफ इट्स लेप्रस हाइड्स, यानी कि जो इसका एक कोड़नुमा जो ये एक छिपाव होता है उससे ये धीरे धीरे बाहर निकला है. स्प्राउटिंग लीव्स, और अपने पत्तों को अंकुरित करते हुए ये बाहर निकला है. तो यानी कि कवि इसमें बताना चाहते हैं कि जब एक पेड़ की उत्पत्ति इतने अच्छे तरीके से बहुत ही धीरे धीरे गति से होती है तो उसको नष्ट करना इतना आसान नहीं है. आगे कवि हम बताते हैं, सो हेक ऑन चॉप, हेक का मतलब होता है इसको काटना, एंड चॉप होता है इसके टुकड़े टुकड़े करना. तो इसको काटो और इसके टुकड़े टुकड़े कर दो. बट लेकिन दिस अलोन वॉन्ट डू इट, यानी कि इस सब से भी कुछ नहीं होगा. दिस अलोन होता है यानी कि जो भी ये काटने और इसके टुकड़े टुकड़े करने का जो कार्य है, दिस अलोन यानी कि ये सारा जो कार्य है उससे भी इसका कुछ नहीं होगा. वॉन्ट डू इट, यानी कि जो भी हम इसको मारना चाहते हैं उससे भी ये नहीं मरेगा. आगे कभी हम बताते हैं कि नॉट सो मच पेन विल डू इट, इससे इसको ज़्यादा दर्द भी नहीं होगा, यानी कि ये तड़पेगा भी नहीं. द ब्लीडिंग बार्क विल हील, अगर हम इसको काटते हैं और जो इसके अंदर से जो रक्त निकलेगा, जो इसकी बाहरी जो परत होगी, जो इसकी जो छाल होगी, यहाँ पर ब्लीडिंग बार्क का मतलब होता है कि अगर हम पेड़ों को ऊपर तरफ से काटते हैं और उसकी जो ऊपर की जो परत होती है, जो एक त्वचा मान करके चलते हैं, अगर हम पेड़ की त्वचा को काटते हैं तो उसको बोलते हैं ब्लीडिंग बार्क. अगर मानते हैं कि उसके अंदर खून निकल रहा है, विल हील, वह अपने आप ही ठीक हो जाएगी. आगे कभी बताते हैं कि एंड फ्रॉम द क्लोज टू द ग्राउंड, और ज़मीन के पास से ही, यानी कि जब हम इसको काटेंगे तो इसको बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा, और ज़मीन के पास से ही, फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड, तो ज़मीन के पास से ही, विल राइज कर्ल्ड ग्रीन ट्विग्स. तो यहाँ पर ग्रीन ट्विग्स का मतलब होता है जो टहनियाँ होती हैं, कि जब हम किसी भी पेड़ को काटते हैं और उसके अंदर से जो दोबारा जो टहनियाँ निकलना स्टार्ट हो जाती है, जो कि मुड़ी तुड़ी जो टहनियाँ हैं,
टेढ़े मेढ़े तरीके से फिर से वो उगना स्टार्ट हो जाती है। तो कवि ये कहते हैं कि अगर हम इसको काटते हैं, चाकू का प्रहार करते हैं, इसकी जो ऊपरी जो त्वचा होती है, जो इसकी स्किन होती है, जो छाल होती है, वो दोबारा अपने आप ठीक हो जाती है और इसकी टहनियाँ फिर से बड़ी होना स्टार्ट हो जाती है, मिनिएचर बल्ब्स, और इसकी जो टहनियाँ बड़े रूप में उभरना स्टार्ट हो जाती है। आगे को बताते हैं कि विच इफ अनचेक्ड, यानी कि जिनको अगर रोका नहीं गया तो आगे क्या होगा, विल एक्सपेंड अगेन टू फॉर्मर साइज, वो फिर से अपने पुराने वाले आकार में आ जाएंगी, वो फिर से बड़ी हो जाएंगी। आगे कोई बताते हैं कि नो, कि भाई इस तरह से काम नहीं होगा। द रूट इज टू बी पुल्ड आउट, कि इसकी जड़ को उखाड़ना है, इसकी जड़ को खींचना है आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ, यानी कि जो ये जड़ है, इसकी जो धरती को जकड़े हुए है, उसको वहाँ से खींच करके बाहर निकालना होगा। एंड इट इज़ टू बी रोप्ड, इसको रस्सी से बांधना होगा, टाइड अच्छे से इसको कसना होगा, एंड पुल्ड आउट, और तब इसको बाहर खींचना होगा, एंड स्नैप्ड आउट, और इसको फिर काटना होगा। यहाँ पर पुल आउट का मतलब होता है बाहर खींचना, एंड एंकरिंग जो अर्थ है, यानी कि जिस तरीके से कोई भी पेड़ जब उगता है तो उसकी जो जड़ है वो जमीन को जकड़े हुए रहती है अंदर से, तो इस वर्ड के लिखा है एंकरिंग अर्थ, यानी कि जैसे कि हम कहीं भी एंकर हम डालते हैं तो वो बिल्कुल जकड़ करके खुद को रखता है, तो इसी तरीके से जो इसकी जड़ होती है वो धरती को अंदर से जकड़े हुए रहती है। तो कवि कहते हैं कि अगर हम इसकी हत्या करना चाहते हैं तो इसको जड़ से उखाड़ना होगा, धरती को जो ये एंकर की तरह जो पकड़े हुए, जो जकड़े हुए, उसको वहाँ से उखाड़ना होगा। इट इज़ टू बी रोप्ड, इसमें रस्सी बांधनी होगी, कसकर इसको बांधना होगा, एंड पुल्ड आउट, और इसको बाहर खींचना होगा, एंड स्नैप्ड आउट, और फिर इसको काटना होगा। आगे कोई बताते हैं कि और पुल्ड आउट एंटायरली, या फिर इसको पूरा का पूरा बाहर खींचना होगा। आउट फ्रॉम द अर्थ केव, यानी कि जो धरती नुमा जो इसकी गुफा बनी हुई है, जो नीचे ये जकड़े हुए हैं, उसको पूरा का पूरा बाहर खींच करके निकालना होगा। एंड द स्ट्रेंथन ऑफ द ट्री एक्सपोर्ट, तब जा करके इस पेड़ की शक्ति का हमें सबको पता चल जाएगा, यानी कि जो इसकी जो शक्ति है, जो इसकी जड़ है, वो सामने आ जाएगी, वो एक्सपोज हो जाएगी, यानी कि उसका खुलासा हो जाएगा। द सोर्स वाइट एंड वेट, इसकी जो शक्ति है, यानी कि जो इसकी जो जड़ है वो सफ़ेद और गीली होती है। द मोस्ट सेंसिटिव हिडन फॉर ईयर्स इनसाइड द अर्थ, द मोस्ट सेंसिटिव, यानी कि जो बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील होती है, सेंसिटिव का मतलब होता है संवेदनशील होना, एंड हिडन, और छिपी हुई रहती है, फॉर ईयर्स, वर्षों तक, इनसाइड द अर्थ, यानी कि धरती के अंदर ये वर्षों तक छिपी हुई रहती है। तब हमें ये पता चल जाएगा कि वह सफ़ेद और गीली रहती है और ये पूरी तरीके से सेंसिटिव रहती है, जो कि वर्षों तक ज़मीन के नीचे छिपी हुई रहती है। आगे कभी हमें बताते हैं कि इसमें कुछ कार्य और भी बाकी है, कि जब हम इसको खींच करके बाहर निकाल देंगे तो उसके बाद कभी कहते हैं कि देन द मैटर ऑफ स्कॉर्चिंग एंड चॉकिंग, फिर इसको बाहर निकाल करके इसको सुखाना पड़ेगा और इसको चॉक करना पड़ेगा, यानी कि उसको झुलसाने का हमें कार्य करना पड़ेगा, इसको मुरझाने का हमें कार्य करना पड़ेगा। इन द सन एंड एयर, इसको धूप में और हवा में इसको इसी तरीके से छोड़ना पड़ेगा जिससे कि ये मुरझा जाए और ये झुलस जाए। ब्राउनिंग, और ये ब्राउन हो जाए, एंड हार्डनिंग, और ये सख्त हो जाए, यानी कि अगर ये गीली रहेगी तो ये दोबारा उग सकती है। ट्विस्टिंग, वेदरिंग, एंड देन इट इज़ डन, और उसके बाद ये पूरा कार्य समाप्त हो जाएगा, उसके बाद ये पेड़ मर जाएगा। तो कवि इसमें बताना चाहते हैं कि देन द मैटर ऑफ स्कॉर्चिंग, यानी कि फिर इसको झुलसाने का जो कार्य है वो भी रहता है, यानी कि अगर हम इसकी जड़ को बाहर निकाल करके धूप में रख देते हैं तो ये झुलस जाएगी, यानी कि ये बिल्कुल सूखना स्टार्ट हो जाएगा। इन चॉकिंग, और फिर इसका दम घुटना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि अगर ये गीला रहेगा तो ये दोबारा उग सकता है। इन द सन एंड एयर, धूप और हवा में। ब्राउनिंग एंड हार्डनिंग, और इसका हवा के अंदर हम इसको ब्राउन करेंगे, यानी कि जब ये धूप लगेगी तो जो ये सफ़ेद से ब्राउन होना स्टार्ट हो जाएगी, फिर ये उगेगी नहीं। एंड हार्डनिंग, फिर ये सख्त हो जाएगी। ट्विस्टिंग, वेदरिंग, ट्विस्टिंग, वेदरिंग, एंड देन इट इज़ डन, फिर इसको मोड़ना होगा और इसको सुखाना होगा, उसके बाद ये पूरी तरीके से मर जाएगा। देन इट इज़ डन, तो इसकी हत्या का कार्य पूरा हो जाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इस कविता के माध्यम से कवि हमें बताना चाहते हैं कि जब एक पेड़ का निर्माण होता है, जब एक पेड़ अपनी ज़िंदगी को प्राप्त करता है, तो उस ज़िंदगी की प्राप्ति में उसको बहुत ही समय लगता है, बहुत लंबा समय लगता है। वह एक छोटे से बीज से एक विशाल वृक्ष बनता है, तो इस प्रक्रिया में बहुत ही लंबा समय लगता है। तो वह कहना चाहते हैं कि उसको नष्ट करना इतना आसान नहीं है। चाहे आप उसके ऊपर चाकू से हमला करें, चाहे उसके टुकड़े टुकड़े कर दें, चाहे आप उसको काट करके फेंक दें, फिर भी वह जिंदा रहता है। उसकी हत्या के लिए उसको रस्सी से बांध करके उसकी जड़ से बाहर निकालना होता है, उसको अच्छे से धूप में सुखाना होता है, जिससे कि उसकी जो जड़ है वो सफ़ेद और जो गीली है
उसको वो सुखा करके ब्राउन करना होता है और उसको सख्त करना होता है। अगर वो गीली रह जाती है तो फिर से उगना स्टार्ट हो जाती है। सो डियर स्टूडेंट्स, मुझे आशा है कि आज की इस कविता को आपने बड़े अच्छे से सुना होगा, एक एक शब्दों को बड़े ध्यान से समझा होगा और इस कविता का पूरा मीनिंग और पूरा अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। दिस इज़ ऑल फॉर नाउ फॉर टुडेज क्लास। अब हम मिलेंगे हमारी अगली क्लास में विद ए न्यू पॉइंट, विद ए न्यू चैप्टर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।